कॉलम के बारे में हमने पहले भी थोड़ी डिस्कशन करी थी, ठीक है। हमको पहले पता लगा था कि कॉलम क्या होता है, एक वर्टिकल कंप्रेशन मेंबर होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, वर्टिकल कंप्रेशन एक्सियल मेंबर कह दूं तो ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा, है ना। एक्सियल क्यों कहा मैंने यहाँ पे उसको, क्योंकि कॉलम इस तरह से है और कॉलम का लेंथ ये है और ये इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, और जो भी इसका लोड आता है वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में डायरेक्ट होता है, ठीक है, इस तरह से। सॉरी। तो ये लोड जो आ रहे हैं ऊपर से दैट इज पी, और ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं होता इनफैक्ट कि आपका कॉलम का जो लोड है वो बिल्कुल यहाँ पे आके सी जी पर ही एक्ट करे, सी जी की लाइन पर ही एक्ट करे, ठीक है ना। तो ये सी जी का लाइन है आपका। तो क्या होता है, लोड में हमेशा कुछ ना कुछ एसेंट्रिसिटी होती है, और हम पहले बात डिस्कस कर चुके हैं, ये जो एसेंट्रिसिटी ई होती है इसके कारण क्या होता है, लोड इंटू डिस्टेंस लगकर एक मोमेंट क्रिएट हो जाता है इस तरह से, ठीक है। और ये मोमेंट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, फिर ये मोमेंट एक साइड पे कंप्रेशन देने लगता है और दूसरी साइड पे क्या देने लगता है, टेंशन। और टेंशन के कारण ही हम इसमें क्या डालना शुरू कर देते हैं, इसको रिइंफोर्स कंक्रीट बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, स्टील डालना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका कॉलम का, ठीक। अगर मुझे कॉलम को डिफाइन ही करना है उसमें लिखने वाला कुछ नहीं था, ठीक है। कॉलम को अगर मुझे डिफाइन करना है तो देखो मैं इसको कैसे लिखूंगा, ऐसा बोल दूं, कॉलम्स आर vertical members carrying vertical loading, या एक्सियल लोडिंग भी बोल सकते हैं, कैरिंग एक्सियल लोडिंग, और इनकी सेंट्रिसिटी के कारण मोमेंट्स भी आते हैं एंड मोमेंट्स, ठीक है। सो कॉलम्स आर वर्टिकल मेंबर्स कैरिंग वर्टिकल एक्सियल लोडिंग एंड मोमेंट्स, ठीक। अगर कॉलम को क्लासिफाई करना हो फर्दर तो हमारे पास तीन तरह के कॉलम बनते हैं। एक होता है शॉर्ट कॉलम, दूसरा होता है इंटरमीडिएट कॉलम, और थर्ड होता है लॉन्ग कॉलम, ठीक है। लॉन्ग कॉलम मतलब कि जिसका लेंथ लंबा है। अब जैसे सपोज करो एक ऐसा मेंबर हो, ठीक है, लेट्स से ये सपोर्ट कंडीशन भी है इसको, और इस तरह से उसकी लेंथ लंबी है, तो क्या होगा, इस तरह से कॉलम क्या चला जाएगा, बकलिंग के अंदर चला जाएगा, जिसको क्रिपलिंग भी बोलते हैं, है ना, इस तरह से डिफ्लेक्टेड होगा। तो ये बकलिंग से फेल होता है। जब भी लॉन्ग कॉलम फेल होता है वो किससे होता है, फेल्स बाई बकलिंग। शॉर्ट कॉलम का लेंथ इतना लंबा नहीं होता, शॉर्ट कॉलम का लेंथ छोटा होता है, तो उसमें बकलिंग नहीं होता। उसमें क्या होता है, डायरेक्टली मटेरियल टूटता है, जिस मटेरियल का कॉलम बना होता है वो डायरेक्टली टूटता है। तो इसको हम लिखेंगे फेल्स ड्यू टू क्रशिंग, फेल्स ड्यू टू क्रशिंग, ठीक है। क्रशिंग के कारण कौन सा टूटता है, शॉर्ट कॉलम। बकलिंग के कारण कौन सा टूटता है, लॉन्ग कॉलम। और इंटरमीडिएट जो कॉलम है वो कॉम्बिनेशन से टूटेगा, फेल्स ड्यू टू combination of crushing and buckling, ठीक है, इस तरह से। ये क्लियर हुई बात। और हमारे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से एक लेमडा, हमारी लेमडा की वैल्यूज भी होती हैं। शॉर्ट कॉलम के लिए जो लेमडा होता है दैट इज लेस देन 32। लेमडा क्या होता है अभी बताता हूँ आपको। लेमडा होता है शॉर्ट कॉलम्स के लिए लेस देन 32। इंटरमीडिएट कॉलम्स के लिए लेमडा का वैल्यू होता है 32 से लेके 120 के बीच में, 32 टू 120। और लॉन्ग कॉलम के लिए लैम्डा का वैल्यू होता है ग्रेटर देन 120। सिलेंडर रेशियो नहीं है सर, क्या है, सिलेंडर रेशियो। हाँ वो बताता हूँ मैं अभी बाद में। ये इसी को बोलते हैं लैम्डा। जो लैम्डा होता है दैट इज स्लेंडरनेस रेशियो। कैसे इसको डिफाइन करते हैं वो थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। बस अभी आप वैल्यूज लिख लो कि स्लेंडरनेस रेशियो पे हम लोग इसको क्लासीफाई कर देते हैं। 32 से कम होगा तो शॉर्ट कॉलम, 32 और 120 के बीच में होगा तो इंटरमीडिएट कॉलम,
और अगर लंबा कॉलम है, लॉन्ग कॉलम है, तो उसका वैल्यू ग्रेटर देन 120 होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पहले भी। ठीक, हमारे एग्जाम में तो शायद नहीं पूछा है, बट ऐसे क्वेश्चन बनते रहे हैं, नोट कर लेंगे सबको। डन सर। सबका हो गया? ठीक है, नोट्स आपको मिल गए थे आज। आप लोगों की बड़ी हाई डिमांड थी कि नोट्स हमने प्रिंट कराने हैं, प्रिंटेबल फॉर्म में नहीं आ रहे हैं, तो वो मैंने उसको दे दिया आप लोगों को। अब बांटने हैं तो सर आपके बाकी भी अगर मिल जाती पीडीएफ में तो बाकी भी दे देंगे यार। जो लगाती है सर आपने सब अपलोड किए, हाँ जो पहले सर अपलोड हुए हैं। हाँ, वो भी दे देंगे, कोई बात नहीं, दे देंगे। थैंक यू। आज के भी मिल जाएंगे। आज के भी मिल जाएंगे। अब आज ही मिल जाएंगे ये बात नहीं मैं कह सकता, पर मिल जाएंगे, कल मिल सर जाएंगे, मिलने चाहिए। कल मिल जाएंगे। समय से टाइम नहीं है सर लिखने का। क्या? सर इस समय टाइम नहीं है लिखने का सर, इतना कुछ उतारेंगे। नहीं, आपने तो कहा था नोट्स हमने लिख लिख के बनाने हैं क्लास में। सर वो तो है लेकिन फिर भी सर क्वालिटी नोट्स नहीं बनते ना सर, जल्दी में लिखना होता है सर। हाँ चलो कोई बात नहीं, वो आपके लिए कंसिडर वो करना है आप वो आपके लिए रेफरेंस के लिए हो जाएंगे ना कि भाई हमने संतुष्टि नहीं आ देखना रही है। सर मुझे। क्या नहीं आ रही है? संतुष्ट नहीं हो रहे। फिर दवाई आती है उसकी एक। सर हमदर्द की। आरसीसी में इनका चेंज हो जाए सिलेंडर रेशियो, हाँ चेंज होता है। वहां पे तो ग्रेटर देन 12 हो तो हाँ, Less लेस than देन 12 और ग्रेटर देन 12 है उसके अभी सोम पढ़ लो यार, सोम पढ़ लो। आरसीसी में चेंज होता है लेस देन 12 और ग्रेटर देन 12, वहां इंटरमीडिएट का कॉलम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ठीक है, अभी सोम पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, दो तरह की लेंथ में कॉलम की बात करता हूं अभी। एक पहली है अनसपोर्टेड लेंथ, और दूसरी है इफेक्टिव लेंथ। ठीक है, अनसपोर्टेड लेंथ का मतलब ये हुआ, समझना। ठीक, एक ही कॉलम है और ये नीचे आपका फ्लोर है। ठीक है, फ्लोर के नीचे कॉलम जैसा भी जा रहा है वो ऐसे नीचे जा रहा है, फिर फुटिंग बन रहा है, वो बात हमसे कोई लेना देना नहीं है उसमें, अनसपोर्टेड लेंथ में। समझ रहे बात को? फ्लोर से लेके अब इस कॉलम पे क्या होगा, इस तरह से कोई बीम भी निकलेगा। ठीक, लेट्स से कि ऐसे कोई बीम है। ठीक, ये जो डिस्टेंस बन रहा है, क्लियर डिस्टेंस कॉलम और फ्लोर के बीच में, इसे आप लोग अनसपोर्टेड लेंथ कहेंगे। दिस इज अनसपोर्टेड लेंथ। क्लियर है? ठीक है, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एल से, डिनोटेड बाय कैपिटल एल, जस्ट ऐसा। ठीक, इसको अगर मैं ऐसे बना के दिखाऊं तो मैंने सपोर्ट कंडीशन कुछ ऐसा बनाया है, दोनों साइड मैंने फिक्स कंडीशंस बनाई हैं। ठीक है, और ये जो लेंथ है कंप्लीट लेंथ, क्लियर लेंथ, दैट इज अनसपोर्टेड लेंथ। ठीक है, पर आप लोग जानते हैं कि जब कॉलम के अंदर बकलिंग होगा, है ना, अब ये सपोर्ट है, इसके पास इस तरह का एक मोमेंट रिएक्शन है। ठीक, तो ये क्या करेगा, जब लोड आएंगे ऊपर से तो कॉलम को यहाँ से शुरुआत से बकल नहीं होने देगा, है ना, स्लोप क्या कर देगा, जीरो कर देगा। थोड़ी देर आगे से जाके कॉलम बकल होगा ऐसे। ठीक, इस तरह से। ठीक, ये कॉलम का क्या हो गया, बकलिंग हो गया।
कॉलम का बकलिंग हो गया इस तरह से, ठीक। अभी देखना यहाँ पर एक पॉइंट है जहां पर कर्वेचर चेंज हो गया आपका, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं बता दो जरा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, वेयर द डिफ्लेक्टेड शेप कर्वेचर चेंजेस, ठीक है, ये भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, जितनी लेंथ इन दोनों के बीच में है उस लेंथ को आपके लोग क्या बोलते हो, एल इफेक्टिव। क्या समझ आया? ठीक है, क्या समझ आ गया? एल इफेक्टिव को अगर मेरे को डिफाइन करना हो और अनसपोर्टेड लेंथ को डिफाइन करना हो, पहले मैं अनसपोर्टेड लेंथ को डिफाइन करता हूँ। इट इज द क्लियर लेंथ ऑफ कॉलम बिटवीन द फ्लोर एंड, क्या लिखूं, अंडर साइड ऑफ द बीम, नीचे वाला साइड जो है बीम का, अंडर साइड ऑफ द बीम। अंडर साइड ऑफ बीम को कुछ और भी कहते हैं, बताओ क्या कहते हैं? सॉफिट, ठीक है, सॉफिट भी कहते हैं। तो ये आपका हो गया कैपिटल एल, दिस इज योर अनसपोर्टेड लेंथ। अगर मुझे एल इफेक्टिव को डिफाइन करना है तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा? इट इज डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, सक्सेसिव पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये आपका डिफाइन हो गया एल इफेक्टिव, ठीक है। क्या ऐसा कहना सही होगा कि एल इफेक्टिव जो है वो छोटा है एल से? इस केस में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसमें तो ठीक है। इस केस में छोटा है, पर ऐसा जरूरी नहीं कि छोटा ही रहे, ठीक है। एल इफेक्टिव कैन बी ग्रेटर देन एल, वो भी आप आगे केस पढ़ोगे, ठीक है, ये बात दिमाग में रखना, इसको नोट करो। इसमें हाफ ऑफ एल रहेगा। हाँ हाँ, अभी बताता हूँ आपको। इसमें हाँ, नोट हो जाए तो बता देना, डायग्राम बना लो बढ़िया से, ठीक है। हो गया? यस सर। क्लियर है? इसी के साथ एक और चीज यहाँ डिफाइन कर देंगे जिसका नाम है स्लेंडरनेस रेशियो। स्लेंडरनेस रेशियो किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से, ठीक है। और इसका वैल्यू जो होता है लैम्डा का, दैट इज एल इफेक्टिव ऑफ कॉलम डिवाइड बाई क्या होता है बताओ? आर मिनिमम रेडियस ऑफ गए। ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है, ये आपने डायरेक्टली याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। कभी कभी ये सिर्फ फॉर्मूला ही पूछ लेते हैं इतना सा, आर मैक्स कर देगा नीचे, कुछ इस तरह का ड्रामा करेगा, ठीक है। तो एल इफेक्टिव आपका क्या हो गया? एल इफेक्टिव हो गया इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम। आर मिनिमम क्या हो गया? लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। और आर मिनिमम का भी फॉर्मूला होता है हमारे पास। किसी भी सेक्शन का आर मिनिमम निकालना हो तो क्या करते हैं, उसके आई को ए से डिवाइड कर देते हैं और पूरी टर्म को अंडर रूट कर देते हैं। आर मिनिमम का फॉर्मूला भी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये ध्यान रखना है। कहने का मतलब फॉर सर्कुलर सेक्शन, चलो निकालेंगे बाद में, क्वेश्चन में निकाल लेंगे। आर मिनिमम और लैम्डा आपको पता चल गया,
ये दो चीजें हैं। एक बात को समझना, अगर लैम्डा बड़ा है तो मतलब एल इफेक्टिव बड़ा है ना। एल इफेक्टिव मतलब कि Yes. लेंथ, एल इफेक्टिव मतलब उसका लेंथ बड़ा है, मतलब सीधा सीधा रिलेशन होता है कि ग्रेटर वैल्यू ऑफ लैम्डा, ग्रेटर वैल्यू ऑफ लैम्डा मोर प्रोन इज द कॉलम बाकी टू बकलिंग, कॉलम उतना ही प्रोन हो जाएगा बकलिंग के लिए। तो तभी तो आपने देखा कि लैम्डा आपके 120 से बड़ा आया, किस केस में, लॉन्ग कॉलम के केसेस में। क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। ध्यान देना, यहाँ पे क्वेश्चन जरूर बनता है इधर। हो गया, यस सर। डन, सबका हो गया। मिटा दूं? यस सर। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं यूलर्स फॉर्मूला, जिसको यूलर्स भी कहते हैं, यूलर्स कहो जो मर्जी कहो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्पेलिंग देख लो यूलर्स फॉर्मूला का, ठीक है। ये है, यूलर्स ने काम किया, इसने एक थ्योरम बनाया, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला था, ठीक है, इज ओनली वैलिड फॉर लैम्डा ग्रेटर देन 80। मतलब इसने ऐसा फॉर्मूला बनाया जो लैम्डा ग्रेटर देन 80, मतलब इसके मुताबिक, इलर्स के मुताबिक इसने फॉर्मूला बनाया था लॉन्ग कॉलम्स के लिए, पर लॉन्ग कॉलम्स ऐसे जिनका लैम्डा ग्रेटर देन 80 है। मतलब कहने का, जो आपने जनरल क्लासिफिकेशन पढ़ा, लैम्डा ग्रेटर देन 120, वो एक जनरल क्लासिफिकेशन है। ये इलर्स ऐसा समझता था कि जो लॉन्ग कॉलम होता है उसका लैम्डा क्या होता है, 80 से बड़ा, ठीक है। टू बी वेरी एग्जैक्ट, इसका फॉर्मूला जो वैलिड होता है इलर्स का, वो तभी वैलिड होता है एग्जैक्टली 88.9 इसका वैल्यू है, पर कुछ किताबों के अंदर 80 आंसर लिखा होता है, तो लेट अस टेक 80, ठीक। अगर एग्जैक्ट वैल्यू पूछेगा कहीं किसी क्वेश्चन में तो वो 88.9 है, ठीक। तो दो बातें हमेशा याद रखना, इलर्स फॉर्मूला इज वैलिड फॉर विच कॉलम, लॉन्ग कॉलम, पर स्लेंडरनेस रेशियो कितना है, ग्रेटर देन 80, नॉट 120। ये गलती मत करना है, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट हम लिखते हैं इलर्स का फॉर्मूला। तो इलर्स का फॉर्मूला कुछ ऐसा है, पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम अपॉन एल इफेक्टिव का स्क्वायर, ठीक। आई मिनिमम को यहां लिखा जाता है एरिया इंटू आर मिनिमम का स्क्वायर, ठीक है। आई मिनिमम क्या होगा, देखो मैं आपको बताऊं कि एक कॉलम है, ठीक है, उसका क्रॉस सेक्शन डायमेंशन 2 है ना, इस तरह से, इसमें एक एक्सिस ये निकलेगी, एक एक्सिस ये निकलेगी, ठीक है। जिस भी एक्सिस के अबाउट कॉलम का आई मिनिमम होगा, कॉलम उसी के अबाउट क्या करता है, बकल करता है। बात समझ आई? ये एक्स एक्स है, आप इसको दूसरी एक्सिस को ऐसे मान लो जेड जेड। जिस भी एक्सिस के अबाउट क्या होगा, कॉलम का आई मिनिमम होगा, कॉलम उसी के अबाउट बकल करेगा, इसलिए यहाँ पे फॉर्मूले में क्या लिया गया, आई मिनिमम। और इस फॉर्मूले में ये एरिया है और आर मिनिमम क्या है, लीस्ट रेडियस ऑफ जाइलेशन, लीस्ट रेडियस ऑफ जाइलेशन। इस फॉर्मूले को देखो किस तरह से, इसको हम कहते हैं इलर्स क्रिपलिंग लोड, पीसीआर। पीसीआर मतलब पी है लोड, सीआर है क्रिपलिंग, इलर्स क्रिपलिंग लोड, ठीक है। इसको देखो मैं ऐसा मॉडिफाई कर सकता हूं, पी स्क्वायर ई ए आर मिनिमम का स्क्वायर अपॉन एल इफेक्टिव का स्क्वायर। अगेन इसको मॉडिफाई करूं तो क्या बनेगा, पाई स्क्वायर ई इंटू ए अपॉन एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम का स्क्वायर। क्या ये कुछ पढ़ा भी आपने थोड़ी देर पहले, एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम क्या होता है, ये सिलेंडर रेशियो। बिल्कुल सही, ये स्लेंडरनेस रेशियो होता है। तो पाई स्क्वायर ई ए अपॉन
लैम्डा का स्क्वायर। इस एरिया को मैं P के नीचे ले जाऊं तो क्या वो बन जाएगा, ईलर स्ट्रेस बन जाएगा। लोड अपॉन एरिया क्या होता है, ईलर स्ट्रेस। मतलब कि स्मॉल p CR किसके बराबर हो जाएगा, स्मॉल p CR पाई स्क्वायर E अपॉन लैम्डा स्क्वायर। तो कभी कभी एग्जाम में क्रिपलिंग लोड का फॉर्मूला डायरेक्टली पूछता है, तो कभी स्ट्रेस का फॉर्मूला डायरेक्टली पूछता है। तो डायरेक्टली फॉर्मूला याद होना चाहिए, नहीं भी हो तो इस तरह से छोटी सी डेरिवेशन तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो ये जो स्मॉल PCR है ये आपका क्या है, ईलर्स स्ट्रेस। दिस इज योर ईलर स्ट्रेस, यहाँ पे ध्यान देना। यहाँ पे अगर लाइन लिखना चाहते हो या लिख सकते हो कि बकलिंग किसके अबाउट होगा, बकलिंग will take place about the axis about the axis about which I is I minimum, ऐसा लिख लो, about which I is I minimum, बकलिंग उस एक्सिस के अबाउट होगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको थ्योरेटिकल फॉर्म में। हो गया आपका। सर जी बोलो। सर हमने जो अभी कॉलम उसको हमने डिवाइड किया ना ऑन द बेसिस ऑफ स्लेंडरनेस रेशियो। मतलब शॉर्ट कॉलम का जो है इंटरमीडिएट का 32 to 120। सर आपने जो बोला यूलर्स फॉर्मूला जो है वो उसमें जो स्लेंडरनेस रेशियो है वो ग्रेटर देन मतलब 180 है। 180 लेकिन नहीं 80। ये ना ये 80 है लेकिन 120 से ज्यादा नहीं, तो फिर वो पड़ेगा ना फिर इंटरमीडिएट कॉलम में। नहीं, वो एक जनरल क्लासिफिकेशन हो सकता है, वो ईलर्स के बाद आई है, समझ रहे हो। ईलर्स क्या समझता था, ईलर्स ये समझता था कि उसका कॉलम का जो फॉर्मूला उसने बनाया है, अगर लैम्डा ग्रेटर देन 80 होगा वो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, और ईलर्स इसी कॉलम को लॉन्ग कॉलम कहता है। तो अगर कहीं पूछ लिया कि ईलर्स फॉर्मूला इज वैलिड फॉर, तो आप लोग क्या लिखोगे, लॉन्ग कॉलम्स, उसमें आंसर आप इंटरमीडिएट नहीं लिखोगे। ठीक है ना। ठीक है सर। ठीक है, वो उसको आप एक जनरल क्लासिफिकेशन की तरह ट्रीट करें, उसको अलग ट्रीट करें। पर जब भी ईलर्स आपको क्वेश्चन पूछे, ईलर्स सुनते ही दो चीजें दिमाग में डायरेक्ट आनी चाहिए, एक तो लॉन्ग कॉलम, दूसरा लैम्डा ग्रेटर देन 80 या 88.9। तीसरी चीज क्या आनी चाहिए, उसका फॉर्मूला पाई स्क्वायर EI मिनिमम। यहाँ स्क्वायर लगाया क्या, ये स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे काटना है इसको, ये स्क्वायर नहीं है। यहाँ पर देखो नीचे हमने क्या लिखा है, AR मिनिमम का स्क्वायर लिखा है। ठीक है, यहाँ स्क्वायर नहीं है, यहाँ गलती से स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर है आप। यस ओके ठीक। तो ईलर्स का फॉर्मूला क्या है, एक बार फिर से लोड का फॉर्मूला बोल दो। पाई स्क्वायर ई मिनिमम अपॉन एल इफेक्टिव स्क्वायर। एल इफेक्टिव का स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला बोलो इसका, पाई स्क्वायर EA अपॉन लैम्डा का स्क्वायर। यस तीसरा फॉर्मूला बोलो स्ट्रेस का, पाई स्क्वायर ई अपॉन लैम्डा स्क्वायर। बस इसको मत भूलना आप। ठीक है, बस हो गया। ठीक, ईलर्स फॉर्मूला वैलिड फॉर 88.9 या फिर 80 ले सकते हो। ठीक है, दोनों में से कुछ भी आंसर हो सकता है। ठीक, और ये लॉन्ग कॉलम का केस है। ठीक है, हो गया। ओके।
एक चीज और है, अजम्पशंस क्या क्या ली थी ईलर्स ने, वो अजम्पशंस हम नोट कर लेते हैं। कभी कभी यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, वैसे तो हमने जो उसकी मेजर अजम्पशंस वो हम तो लिख ली है। इट इज वैलिड फॉर लॉन्ग कॉलम्स। सेकंड है मटेरियल का जो EI है वो यूनिफॉर्म है एंड मटेरियल इज आइसोट्रोपिक। आइसोट्रॉपी वाली तो परमानेंट है। ठीक है, ये तो हर जगह घुसा लो, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है इसकी। लोड इज प्योरली एक्सियल, मतलब इसेंट्रिसिटी नहीं मानी किसने, ईलर्स ने, ये ध्यान देना। लोड इज प्योरली एक्सियल। ठीक, एक्सिस ऑफ कॉलम, एक्सिस ऑफ कॉलम is perfectly straight when unloaded। मतलब अगर कॉलम को अनलोड करोगे तो उसका एक्सिस क्या आएगा, परफेक्टली स्ट्रेट रहेगा। ठीक है, कुछ अजम्पशंस हैं तो इसमें आप इसको देख सकते हो। अगर क्वेश्चन में आया, क्वेश्चन में बेसिकली आपकी यही अजम्पशन जो है वो ज़्यादा काम आएगी कि लैम्डा का वैल्यू जो होना चाहिए दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 88.9। ठीक है, हो गया ये। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक और फॉर्मूला है। इस चैप्टर में 2 ही फॉर्मूले हैं। एक और फॉर्मूला जो है वो है रनकाइन फॉर्मूला, सुना है Yes, sir. रनकाइन फॉर्मूला। ठीक है, रनकाइन फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है, रनकाइन ने जो फॉर्मूला बनाया वो ईलर्स के बाद में बनाया, ईलर्स के बाद रनकाइन हुआ है और उसने ये फॉर्मूला बनाया। तो इसका जो फॉर्मूला वैलिड था दोनों के लिए, वैलिड फॉर बोथ Column. शॉर्ट एंड लॉन्ग कॉलम, दोनों कॉलम्स के लिए। देखो यहाँ पे इंटरमीडिएट की बात ही नहीं हो रही है, ठीक है, तो उनको इतना उनको समझ नहीं है इंटरमीडिएट की, ऐसे सोचो अभी। ठीक है, ठीक, इसका जो फॉर्मूला है उसका रिलेशन आपके सामने रखता हूँ मैं, दैट इज 1/P इज इक्वल टू 1/PC प्लस 1/PE। अब ये रैनकाइन बाद में आया पर इसने ईलर्स को नाराज नहीं किया। इसने कहा जो मैंने PE लिखा है वो ईलर्स का ही क्रिपलिंग लोड है। तो क्रिपलिंग लोड का फॉर्मूला पाई स्क्वायर EI मिनिमम अपॉन L इफेक्टिव का स्क्वायर। यहाँ पे जो PC है वो बेसिकली है क्रशिंग लोड, जिस लोड पे कॉलम क्रश होगा, क्रशिंग लोड। ठीक है, तो लोड क्या होता है, लोड इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया। FC यहाँ पे क्या है, क्रशिंग स्ट्रेस, क्रशिंग स्ट्रेस। ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन है रनकाइन फॉर्मूले का। देयर इज अनदर एक्सप्रेशन फॉर रनकाइन फॉर्मूला जो इस तरह से है, दैट इज कैपिटल P। अच्छा, P क्या है यहाँ पर, P तो हमने लिखा ही नहीं। P है कॉलम का फेलियर लोड, P इज फेलियर लोड, मतलब कॉलम का स्ट्रेंथ लोड है, मतलब इतना मैक्सिमम लोड कॉलम उठा सकता है, इसके बाद फेलियर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला लिखते हैं, दैट इज कैपिटल P इक्वल टू FC डॉट A अपॉन 1 प्लस A लैम्डा स्क्वायर। यहाँ पे FC अगेन क्या है, क्रशिंग स्ट्रेस, दिस इज क्रशिंग स्ट्रेस। एरिया A क्या है, एरिया आपका A हो गया। यहाँ पर A जो है स्मॉल a वो रनकाइन कांस्टेंट है, दैट इज रनकाइन कांस्टेंट। देखो पहले वाला जो आपका एक्सप्रेशन बन रहा है इस पे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्रेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। दूसरा वाला जो फॉर्मूला है ये सिर्फ एक्सप्रेशन पूछेगा डायरेक्टली, अगर पूछा तो एक्सप्रेशन ओनली, इस पे न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, ये ध्यान देना। ठीक है, ए आपका रनकाइन कांस्टेंट है, ठीक, और लैम्डा आपका है स्लेंडरनेस रेशियो। FC डॉट A अपॉन 1 प्लस A लैम्डा स्क्वायर। दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं आपको।
हो जाएगा। चलो नेक्स्ट चलें आगे। यस सर। देखो कॉलम जो चैप्टर है बड़ा ही स्कोरिंग चैप्टर के अंदर आता है, ठीक है, मतलब इसमें मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो, थोड़ी सी चीज़ें इसमें ज़्यादा है नहीं है, तो पूरे नंबर आते हैं इसमें, जितना करा रहे हैं इसमें क्वेश्चन फंसेगा 100%। ठीक है, तो पहला केस हमारे पास है, देखना मैं केस लिखता हूँ। क्या केस लिखा बताओ मुझे, कैसी सपोर्ट कंडीशन है कॉलम के आगे पीछे ऊपर नीचे। हमने लिखा है बोथ एंड्स आर हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन। कैसा कंडीशन बनेगा? फिक्स्ड बोथ। बोथ फिक्स आएंगे। हेल्ड इन पोजीशन का मतलब हो गया कि ऐसी मूवमेंट नहीं होनी देनी है, ना साइडवेज ना ऊपर नीचे, ठीक है, तो वो हिंज काम कर लेगा, उसके लिए तो हिंज भी होता है, ठीक, तो इसके लिए यूज किया जाता है हेल्ड इन पोजीशन। पर अगर फिक्स है तो उसके पास तीसरा रिस्ट्रेंट भी है जो रोटेशन भी रोकता है। इज इट क्लियर? अगर दोनों एंड हिंज हैं और ये बीच का लेंथ क्या हो जाएगा? कैपिटल एल, अनसपोर्टेड लेंथ। तो इस केस में एल इफेक्टिव आपका कितना होता है? दैट इज कैपिटल एल बाई 2। और अगर क्रिटिकल बकलिंग स्ट्रेस की बात करेंगे, इलर्स की बात करेंगे, तो स्मॉल पी सी आर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई अपॉन, क्या लिखूं, लैम्डा का स्क्वायर। लैम्डा का स्क्वायर को मैं कैसा लिख सकता हूं? एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम का स्क्वायर, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? पाई स्क्वायर ई, एल इफेक्टिव की वैल्यू क्या पुट करूं? एल बाई 2 आर मिनिमम का स्क्वायर। तो ये 2 का जब स्क्वायर होगा, ठीक है, तो ऊपर चला जाएगा ये 4 पाई स्क्वायर ई अपॉन एल अपॉन आर मिनिमम का स्क्वायर, ये बन जाएगा, ठीक है। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर क्रिपलिंग स्ट्रेस, या क्रिपलिंग लोड के लिए भी निकाल सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। क्रिपलिंग लोड के लिए अगर पूछता तो आप कैपिटल पीसीआर लिखते और उसमें क्या लिखते? पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम, सिंपल लिखते उसमें, है ना, और डिवाइड बाई एल इफेक्टिव का स्क्वायर। एल इफेक्टिव मतलब एल बाई 2 का स्क्वायर, वो कितना हो जाता? पाई 4 पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम अपॉन एल स्क्वायर। बात समझ आ रही है? जस्ट एल इफेक्टिव को पुट कर दो उसकी वैल्यू अनसपोर्टेड लेंथ की एक्सप्रेशन में, ठीक। एग्जाम में देखो कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इधर कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं पहले मैं आपसे डिस्कस कर लूं। यहाँ पहला क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर, वो सिंपल बोलेगा कि एंड कंडीशन ये है और एल इफेक्टिव का क्या रिलेशन बनेगा अनसपोर्टेड लेंथ के साथ। पहला क्वेश्चन तो ये बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन बोलेगा कि क्रिपलिंग स्ट्रेस का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, तो ये एक्सप्रेशन आपको दिखेगा। देखो बस इतना सा याद रखो, ठीक है, बाकी एक्सप्रेशन आप लोग बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा या क्रिपलिंग लोड के लिए पूछ सकता है, तो यहाँ ये 3 है। और चौथा जहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है वो बेसिकली, जैसे हम यहाँ पे 4 केस पढ़ने वाले हैं, पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा, वो किन्हीं 2 केस का रेशियो पूछता है कि पहले केस में जो पीसीआर लगेगा और जो तीसरे केस में पीसीआर होगा, उन दोनों का रेशियो क्या होगा आपस में, ठीक है। ये रेशियो वाला क्वेश्चन है पीसीआर का, ये 4th टाइप ऑफ क्वेश्चन है। यहाँ पे यही 4 तरह के क्वेश्चन निकलते हैं इस टेबल में से। समझ आ रहा है?
हो गया? यस सो तो नहीं है कहीं? नो सर। ठीक, सेकंड केस पढ़े। ओके, सेकंड केस हमारे पास है, देखना क्या केस लिखता हूं मैं। वन एंड क्या लिखा है कि एक एंड जो है वो हेल्ड इन पोजीशन है बट नॉट रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन। एक साइड हिंज और एक साइड मतलब क्या हो गया? एक साइड हिंज है और दूसरी साइड क्या है? फिक्स्ड फिक्स है। इस तरह का जब बकल करेगा तो कैसा शेप आएगा? हिंज के ऊपर तो मोमेंट है नहीं रोकने के लिए, तो स्टार्टिंग से ही बकलिंग करना स्टार्ट कर देगा और एंड में आके इस तरह से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे स्लोप 0 हो जाएगा। इस तरह से बकलिंग होगा। इस केस में जो एल इफेक्टिव होता है वो एल के डिवाइड बाई √2, एल बाई √2 इज द एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अगर मैं पीसीआर का एक्सप्रेशन बनाऊं, अपना टेबल जैसे बनाया था वैसे उसी में पुट कर लेना। पीसीआर का एक्सप्रेशन बनाओ, स्ट्रेस का एक्सप्रेशन बाद में बनाता हूँ। पीसीआर का एक्सप्रेशन होता है पाई स्क्वायर EI मिनिमम अपॉन एल इफेक्टिव का स्क्वायर। एल इफेक्टिव की जगह क्या पुट करूंगा? एल बाई √2 का स्क्वायर। तो ये ऊपर चला जाएगा, √2 का स्क्वायर कितना? 2 हो जाएगा। 2 टाइम्स पाई स्क्वायर EI मिनिमम अपॉन एल स्क्वायर। ये आपका पीसीआर आया। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये केस नंबर 2 है, पिछला केस नंबर 1 था, तो मुझे बताओ पीसीआर 1 अपॉन पीसीआर 2 कितना होगा? रेशियो 1/4। उधर कितना था? 4 था, इधर कितना है? 2 है, तो रेशियो कितना हो गया? 2। 2 इसका मतलब क्या हुआ रेशियो का? इसका मतलब ये हुआ कि जो पीसीआर 1 है वो 2 गुना बड़ा है पीसीआर 2 के। मतलब जिस लोड पे पीसीआर 2 बकल हो जाएगा कॉलम या फेल हो जाएगा, उसका 2 गुना लोड लगेगा किसको फेल कराने में? पहले वाले केस को फेल कराने में। क्योंकि दोनों साइड क्या है? फिक्स है ना, तो दोनों साइड फिक्स होता है तो ज्यादा स्ट्रेंथ होती है। बात समझ आ रही है? यस सर। इसको इसके कंपैरिजन में 2 गुना ज्यादा लोड लगेगा, इस रेशियो का ये मतलब है। नोट कर लें इसे। डन सर। डन। यस सर। नेक्स्ट केस, थर्ड वन। Both ends are held in position but not restrained against rotation। मतलब क्या हुआ? मतलब both ends are दोनों एंड क्या है? हिंज है। hinge। और इस केस में अगर बकलिंग शेप बनाना है तो मोमेंट नहीं है रेजिस्ट कर, वो रिस्ट्रेन करने के लिए पूरा का पूरा लेंथ जो है वो बकल हो जाएगा। अगर पूरा का पूरा लेंथ बकलिंग में चला गया तो मतलब एल किसके बराबर हो गया? L effective। एल इफेक्टिव के बराबर। मतलब पीसीआर किसके बराबर हो गया? पाई स्क्वायर EI अपॉन एल, मतलब एल इफेक्टिव। Yes sir। क्लियर हो गया?
स्मॉल स्ट्रेस निकाल सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है, वो भी निकाल सकते हैं, निकाल लेना एक्सप्रेशन। उसमें क्या करना है, इसको ए यहाँ से निकाल के डिनोमिनेटर में लगा देना है पी के, पी सी आर अपॉन ए पाई स्क्वायर ई अपॉन एल अपॉन आर मिनिमम का, ये हो जाएगा फॉर्मूला, उसमें क्या है, ठीक है। ओके yes sir. नेक्स्ट केस पढ़ देखना। वन एंड इज हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन, मतलब एक एंड फिक्स है, अदर एंड इज फ्री नॉट हेल्ड इन पोजीशन, ना उसको पोजीशन में पकड़ा गया है ना ही उसे रिस्ट्रेन No. किया गया है, ठीक है। तो फ्री मतलब एंड एक एंड ये आपका ये है और दूसरा एंड क्या है, फ्री है। इस केस ऑफ चिमनी है ना, चिमनी नीचे फिक्स होती है और ऊपर इस तरह से ओपन होती है, फ्री होती है, ठीक है। तो कभी कभी अगर ये केस बताना हो क्वेश्चन के अंदर, वो चिमनी शब्द का प्रयोग करेगा, चिमनी शब्द का यूज करेगा, ठीक है। अच्छा, अब इस केस में हम लोग एल जो होता है वो OSL एल इफेक्टिव जो होता है वो ट्वाइस एल मानते हैं, ठीक है। उसका रीजन क्या है कि जैसे कि यहाँ से तो स्लोप 0 हो जाएगा, पर आगे से कैसे चलेगा, ये आगे बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। हमने जो पढ़ा था डेफिनेशन, एल इफेक्टिव क्या होता है, इट्स द पॉइंट, इट्स द डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ रिफ्लेक्शन। अब अगर एल लेंथ में ऐसा हो रहा है तो हम आगे मानेंगे कि आगे लेंथ में ये वापिस इस तरह से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये जो लेंथ है, ठीक, तो उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, ट्वाइस एल, इस तरह से, ठीक है। अगर पीसीआर का एक्सप्रेशन निकालेंगे वो बन जाएगा पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम अपॉन 2 एल का स्क्वायर, है ना, एल इफेक्टिव 2 एल हो जाएगा, तो कितना वैल्यू हो गया, पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम अपॉन 4 एल स्क्वायर, ठीक है। मैं कह रहा हूं केस 1 और केस 4 का रेशियो निकालो। केस 1 केस 1 में क्या था, 4 पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम अपॉन एल स्क्वायर, और इसमें क्या है, पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम अपॉन Upon 4 and 6. 1 एल स्क्वायर 1, वेरी गुड, 16, 16 1/4 होगा into 4 कौन 16 से मतलब क्या है इस केस का, मतलब इस केस में 16 गुना लोड कम चाहिए, 16 टाइम्स लोड कम चाहिए इसको फेल कराने के लिए या बकलिंग कराने के लिए, समझ रहे हो। ऐसे क्वेश्चन जो मैंने कहा था 4th टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं, वैसे क्वेश्चन आते हैं कंपैरिजन वाले, ठीक है। हो गए, क्वेश्चन देता हूं, आप लोग क्वेश्चन करें, मिटा दूं इसको। yes sir
करें इसको क्वेश्चन को। D part. हम्म, D part. T 600 kilonewton. 600. डी इज राइट। ठीक है, देखो मैंने इसमें कहा था कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है इस पे। ठीक है, तो देखो इसमें क्या लिखा है, ईलर्स लोड दिया है कितना, 1000 किलो न्यूटन। क्रशिंग लोड दिया है पीसी कितना, 1500 किलो न्यूटन। ठीक है, और आपको रनकाइन लोड पूछा गया है, आपसे पी पूछा गया है। P. तो फॉर्मूला क्या है, 1/p इज इक्वल टू 1/पी सी प्लस 1/पी ई। ठीक है, तो 1/p इज इक्वल टू 1/पी सी कितना, 1500 प्लस 1/1000। अब एलसीएम देना आना चाहिए, अदरवाइज काम खराब हो जाएगा। 3000. कितना आएगा एलसीएम, 3000. 3000. 3000 एलसीएम आएगा। ठीक है, तो इसमें कितना हो जाएगा 2, 2 इसमें किलोग्राम. 3। ठीक है, 5/3000। ठीक है, 5/600, 600. 1/p। 600. तो p का वैल्यू कितना आ गया, 600. ठीक है, तो आंसर आपका आएगा डी। हो गया। अच्छा. क्या आंसर है आप इसमें, D part. बट देखो यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश करा, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेनकाइन फॉर्मूला, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपका सिलेंडर रेशियो क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ अपॉन लीस्ट रेडियस ऑफ Gyration. ठीक है, हो गया ये, Okay. मिटा दें। D.
बताओ क्या आंसर होगा इसका, निकालो। निकला किसी का आंसर? एटी कितना? 80 सबका यही आ रहा है? 40 40 आ गया। अच्छा, और क्या क्या है? निकालूं मैं? तब देखो, यहाँ बोला गया कि स्लेंडरनेस रेशियो कितना है, 160। ठीक है, और स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है आप लोग जानते हैं, इट इज एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम। सर्कुलर कॉलम दिया है और एंड क्या दिए, उसके हिंज दिए। एंड अगर हिंज हो तो एल इफेक्टिव ही एल होता है, एल इफेक्टिव ही एल होता है। ठीक है, एल आ गया। आर मिनिमम सर्कुलर सेक्शन है, मैंने कहा था सर्कुलर सेक्शन की बाद में निकालेंगे। ठीक है, तो इसका एक डायमीटर होगा। ठीक, आर मिनिमम का फॉर्मूला कराया भी आपको थोड़ी देर पहले, आई अपॉन ए। आई क्या होता है सर्कुलर सेक्शन के लिए, पाई डी 4 अपॉन 64। एरिया क्या होता है, ये कट जाएगा इसके साथ, कितना बच जाएगा, डी स्क्वायर। 4 के साथ कितना आ जाएगा, 16। मतलब आर मिनिमम कितना कहना है, डी स्क्वायर अपॉन 16। आर मिनिमम कितना हो गया, डी बाई 4। इसको डायरेक्टली याद कर लेंगे आज के बाद हमेशा के लिए कि आर मिनिमम फॉर सर्कुलर सेक्शन, कितना होता है, डायमीटर डिवाइड बाई 4। तो ये डायमीटर डिवाइड बाई 4। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 4L अपॉन डी। और लैम्डा का वैल्यू कितना दिया है, 160। 4L अपॉन डी, तो 4 के साथ कितना हो जाएगा, 40। एल बाई डी रेशो कितना हो गया, 40। 40 इज करेक्ट। ठीक है, हो गए। चलो ठीक है, एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन कर लेते हैं। According to Euler's column theory, the crippling load for a column of length L fixed at both ends is the crippling load, fill in the blanks है बीच में। ठीक है, for
a similar column for a similar column with both ends hinged। और इस क्वेश्चन के मैं आपको नहीं देता, क्या है, ऑप्शन नहीं देता, बताओ, ऐसे बताओ। ऑप्शन है क्वेश्चन में, मैं आपको दे नहीं रहा, सोचो इस पर जरा। देखो पहला केस क्या कह रहा है कि क्रिपलिंग लोड है, कॉलम के लिए लेंथ L फिक्स्ड एट बोथ एंड। तो एक कॉलम आपका क्या आ गया, फिक्स आ गया। सर 2 है इसमें तो आ जाएगा। फोर टाइम्स। फोर टाइम्स। दूसरे केस में क्या, हिंज कॉलम है, 4 दोनों साइड पे हिंज है। इसका पीसर क्या निकाला था, बस ये निकालना है। ये आया था 4 पाई 4 पाई स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना आया था, पाई स्क्वायर EI मिनिमम अपॉन L स्क्वायर। तो कितना हो गया, PCR1 अपॉन PCR2। फोर टाइम्स, 2 into 2 क्यों लिखा मैंने, ऐसे ही लिखा, मन किया। आंसर है 4 टाइम्स। ठीक है, यहाँ 2 into 2 कुछ नहीं होगा, डायरेक्टली 4 टाइम्स लिखो। क्लियर है, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा। इज दिस क्लियर? इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इन सब के अलावा एक सीकेंट फॉर्मूला होता है, हमें वो पढ़ना नहीं है। सीकेंट फॉर्मूला कुछ होता है, ठीक है। बेसिकली हमने एक असम्पशन पढ़ा था कि कॉलम में इसेंट्रिसिटी नहीं माना गया, तो ये इसेंट्रिकली लोडेड कॉलम्स को एनालाइज करने के लिए काम आता है। टू एनालाइज इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिकली, ठीक है। बस इतना सा नोट लिख लो, काम चल जाएगा इससे आपका। ठीक है, आप लोगों को पता हो कॉलम कंप्रेशन मेंबर होता है पर वर्टिकल होता है ना, ये बात हमने पढ़ी। कंप्रेशन मेंबर होता है, एक स्ट्रट होता है, कुछ स्ट्रट। व्हाट इज स्ट्रट? इंक्लाइंड मेंबर, कंप्रेशन मेंबर इंक्लाइंड, वो शॉर्ट है इसकी लेंथ पे। ठीक है, बेसिकली स्ट्रट भी आपका क्या होता है, कंप्रेशन मेंबर ही होता है। ठीक है, पर वो वर्टिकल नहीं होता। ठीक है, इट इज नॉट। ठीक है, ये आपका बेसिकली कहाँ यूज होता है, ट्रस के अंदर। ठीक है, ब्रिज का ट्रस हो, स्टील ब्रिज का ट्रस हो, इस तरह के चलता है। ठीक है, ये तो स्ट्रक्चर का आ गया। इसी तरह से एक टाई होता है। टाई क्या होता है, टेंशन मेंबर होता है। टाई भी ट्रस के अंदर होता है। जो मेंबर ट्रस का टेंशन में उसे टाई कहते हैं, जो कंप्रेशन में उसे क्या कहते हैं, स्ट्रट कहते हैं। ठीक है, ये भी नोट कर लेना, स्ट्रट क्या होता है, टाई क्या होता है, ये भी यहाँ नोट कर लेना। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ मैंने आपको, कर्न जब कराया था, वो कॉलम का ही है पार्ट है ना, जब कर्न और कोर किया था पिछले लेक्चर में। तो आई सेक्शन का कोर क्या होगा पूछ रहा है, और आई सेक्शन का कोर क्या होगा, रेक्टेंगल, सर्कल, क्या, सी रोम्बस। रोम्बस। तो मैंने पढ़ाया था कि इसका डायमेंशन याद नहीं करना है, बट इतना याद रखना है कि आई सेक्शन का कर्न क्या है, रोम्बस। बाकी कर्न भी आपको याद होंगे। रेक्टेंगल का कर्न क्या होता है, एक रोम्बस। इसमें मिडिल थर्ड रूल लगता है ना, मिडिल थर्ड रूल। डायमेंशन क्या होता है, b/3 इंटू
d/3। अगर डायमेंशन b है तो ये d है, ठीक है। इसेंट्रिसिटी कितना होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू b/6। ये 6 और सर्कुलर कॉलम में कौन क्या होता है? डायमीटर d/4। D/4 इसेंट्रिसिटी क्या होना चाहिए? d/8। 8 बस इतना ही कॉलम पढ़ना है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं कॉलम में, ठीक है। इतना अच्छे से पढ़ लो, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट हमें चैप्टर जो शुरू करना है उसका नाम क्या है? प्रेशर वेसल्स। आज करना है, कल करना है, जब भी मेरी क्लास होगी बताओ। सर ज्यादा अभी 100 में कौन कौन से बचा है ये बता देना एक बार। क्या 100 में पढ़ाना? सिर्फ और सिर्फ प्रेशर वेसल बचा। कितना मतलब कितना टॉप कितना टाइम? एक लेक्चर। सर फ्रैक्शन वगैरह सर उसमें मैकेनिक्स में कुछ सिलेबस दिया था, सिंपल मशीन उसका, वो सर क्या है सर? वो मैकेनिक्स है ना यार, वो सोम थोड़ी है। ये जनरल पूछ के वो एक सोम है, उसका फिर ऐसे भी है, ठीक है ना। तो ये कंपोनेंट अलग तैयार कर लेते हैं। मैकेनिक्स में मैं भी नहीं कराने वाला आपको, ठीक है। वो बेसिकली क्या था, सोम पढ़ लेते हो, मैकेनिक्स के बीच में कवर हो जाती है, और थोड़ी सी चीज़ें हैं वो बाद में कवर कर लेंगे जब सिलेबस खत्म होगा। अभी मैकेनिक्स नहीं पढ़ाऊंगा, ऐसे पढ़ा दूंगा, जैसे सोम खत्म होगा उसके बाद ऐसे शुरू करेंगे हम। आप लगा के चलो, अगर 15 क्वेश्चन है तो उसमें मैकेनिक्स का 1-2 क्वेश्चन होगा, मुश्किल से 4-5 क्वेश्चन आपके ऐसे के होंगे, बाकी सारे सोम के होंगे, क्योंकि सिलेबस इस तरह से है, ठीक है। मैकेनिक्स में एंड में कराऊंगा बिल्कुल, और ऐसे और सोम साथ में कराऊंगा। अब आप लोग ये बताएं, आज प्रेशर वेसल शुरू करना है या नेक्स्ट लेक्चर में करना है? सर नेक्स्ट सर। नींद आ गई? अभी तो 11 भी नहीं बजे। सर टाइम टेबल बिगड़ा हुआ। टाइम टेबल बिगड़ लगा गया। के अगर बस करते हैं फिर। आज मेरा भी शेड्यूल नहीं था, ठीक है। आज मैं भी प्रिपेयर्ड नहीं था कि आपका लेक्चर लेना है। सर ऑनेस्टली ना कल मुझे नींद पड़ गई थी। चलो ठीक है फिर, ओके, गुड नाइट। आज आराम से सो जाओ। सर आज तो सोए रहे दिन में, आज आप पहले सो गए कि रात को लेट हो जाता है। क्या क्या हो, समझ नहीं आया, क्या बोल रहे हो? सर आज ही दिन भर सोया था, रात को जागने के लिए, आज उसका उल्टा हो गया। कोई बात नहीं, मैं पढ़ा लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग मान नहीं रहे हो। सर अब सबकी सहमति होनी चाहिए। दिन तो सोए। मत करो सहमति, चलो लिखो प्रेशर वेसल। चलो नेक्स्ट लेक्चर में कर। नेक्स्ट लेक्चर में करना है। यस चलो फिर गुड नाइट लिखता हूँ फिर मैं। आपकी मर्जी, ठीक है। ओके, गुड बाय। ओके, अल्लाह हाफिज।